जय हिंद। अभी जो पूरे देश भर में जो माहौल चल रहा है रोजगार को लेकर के, और लड़के उतर आए हैं रोड पर लेकर के मोदी सरकार के विरोध में। 5 साल 6 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अभी जो आप देख पा रहे होंगे कि ट्विटर पर ट्रेंड जो चल रहा है, और 5 सितंबर तक ट्रेंड चलाने के लिए कहा गया है। जो ट्रेंड चलेगा #स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेंड है 5 सितंबर तक चलाया जाएगा कि सरकार के कानों में ये बात पहुंचे कि हमारे देश के जो भारत के जो युवा आज रोड पर चल रहे हैं और पकौड़ी बेचने के लिए तैयार हैं, चाय बेचने के लिए तैयार हैं। ग्रेजुएशन वाले आजकल नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है तो चौकीदारी करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो जाके नरेगा में काम करने के लिए मजबूर है। हम अपनी बात पूरी मैं बात पूरी शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपको एक कहानी बता दूं। हमारे बहुत लोकप्रिय और सर्वाधिक लोकप्रिय एक साहित्यकार हुआ करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी एक कहानी थी अंधेर नगरी नाम की कहानी थी, जिसमें यह बताया गया था कि उसका जो अंधेर नगरी का जो चौपट राजा है वो विवेकाधीन और निरंकुश सरकार की वजह से उसकी सरकार गिर जाती है। और वो आज जो है वर्तमान स्थिति में अगर पहले और वास्तविक बात करें तो इस अंधेर नगरी मतलब भारत का जो राजा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हमारे देश के युवाओं को सड़क पर लाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। मैं आज 5 सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहूंगा, अगर जवाब दे देगी तो मैं मान जाऊंगा। और इस पूरे युवा आज जो रास्ते पर खड़ा है इसका पूरा जिम्मेदार है मोदी सरकार को जाता है। मैं कई दिनों से वीडियो बनाने की ये नहीं सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए था। मेरा पहली सरकार, जब मोदी सरकार के ऊपर आन बान शान और इज्जत की बात आती है तो मोदी सरकार ये कहते हैं कि मैं भी चौकीदार। राहुल गांधी ने डेसोल्ट, फ्रांस की कंपनी डेसोल्ट से जो राफेल अभी 5 विमान आए हैं उस पर उन्होंने लोकसभा में बात बोली थी कि उस पर ठगी हुई है और भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी ने इस पर बोला था। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था अपने छवि बचाने के लिए, मैं भी चौकीदार, एक ट्रेंड चलाया था और ये पूरे वायरल में भारत हो गया था। अब आप बताइए, अपनी छवि को बचाने के लिए मैं भी चौकीदार प्रधानमंत्री जब मोदी बोल सकता है, तो भारत में अगर 12 करोड़ लॉकडाउन में 12 करोड़ से ज्यादा यहां लोग बेरोजगार हुए हैं, तो प्रधानमंत्री मैं भी बेरोजगार ऐसा क्यों नहीं बोलते? है जवाब, इसके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन जब अपनी छवि की बात आती है, जब अपनी इज्जत की बात आती है, तो प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि मैं भी चौकीदार। और किस्मत की बात यह है कि हमारा देश का भाग्य यह है कि युवा भी उसी में शामिल हो जाता है कि मैं भी चौकीदार। अरे चौकीदार चोरी कौन कर रहा है? ये ट्रेंड चलाकर प्रधानमंत्री अपनी सहमति को भी जोड़ते हैं, लेकिन जब देश का युवा रोड पर उतरता है तब ये नहीं बोलते कि मैं भी बेरोजगार, मैं भी बेरोजगार, ये भी बात बोले। और मन की बात में क्या करते हैं, सप्ताह में 1 दिन का दिन लाते हैं और मन की बात में क्या बढ़ते हैं। मुझे नहीं सुनना मन की बात किसी की, मैं युवा हूं, मुझे रोजगार चाहिए, फैक्ट्री खुलने चाहिए देश में। आप बताइए, गुजरात में इतनी बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई वो 3000 करोड़ में बनाई गई है। 3000 करोड़ में मूर्ति बनाई गई है, और उसका पूरा जो रेवेन्यू जाता है वो किसको जाता है? गुजरात सरकार को जाता है। वहां जो टूरिज्म आती है, जो वहां पे लोग रहते हैं, दुकानें खुली हैं, वो गुजरात सरकार को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से हैं, उनका गृह स्थान भी, जन्मस्थली भी गुजरात से है, तो गुजरात के लिए कौन काम करेंगे? ये बात बताइए। 3000 करोड़ में आप गूगल में सर्च करिए, 3000 लगभग करोड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी, और वो 3000 करोड़ में कई प्रकार के हॉस्पिटल, कई कंपनियां खुल सकती थी और युवाओं के लिए कुछ किया जा सकता था। लेकिन आज खुद सरकार बोल रही है कि जब हमारे पास कंपनी नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हम रोजगार कैसे? दिक्कत यही है, एक तो बीच में चुनाव है, ऊपर इनके पास कोई काम देने के लिए फैक्ट्री नहीं है, तो लड़कों को एग्जाम दिलवा कर काम कहां दिलवाएंगे? रेलवे में इतने लोग, अभी जो एनटीपीसी एसएससी रेलवे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्जाम आई है, 3 करोड़ लोगों ने इसमें फॉर्म भरा हुआ। 3 करोड़ बहुत कम होता है, वो भी 90,000 वैकेंसी के लिए। एसएससी की तो बात अभी अलग करिए, 2017 में इसका गड़बड़ घोटाला हुआ, 2018 में लड़कों ने एग्जाम दिया, 2019 में भी दिया, उसका रिजल्ट ही नहीं आया अभी, और जिसका रिजल्ट आया उसका सिलेक्शन भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मन की बात में आप जाकर देख लेंगे, एक बात भी अगर रोजगार के ऊपर बोल दिए होंगे तो आप बता दीजिएगा। रोजगार के ऊपर नहीं बोलते हैं। हमने देखा है कई बार लॉकडाउन में जब हुआ था तो ग्राम पंचायतों में 3-4 आदमी को बुला करके ग्राम पंचायतों के मुखिया को ये बोल रहे थे कि गांव में सब ठीक है। अरे एक युवा को बैठाइए, एक युवा को नहीं बैठाया, एक बुजुर्ग को नहीं बैठाया, और देश का युवा जो सब समझदार है उसको नहीं बैठाया। एक ग्रामीण आदमी को बैठाइए, तब पता चलेगा कि देश की जिम्मेदारी कितनी है। आपके बात करने से थोड़ी हो जाता है कि मन की बात में केवल अपनी बात करते हैं। देश की युवा और विकास में उनको रोजगार चाहिए। आज देश में भ्रष्टाचार इतना पड़ा हुआ है, चुनाव का मुद्दा तो भी बाद में बात करूंगा आपसे। और जब देश के युवा ये बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, हमको रोजगार चाहिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बनाइए कि आत्मनिर्भर बनिए और पकौड़ी बेचिए। ऐसे अंधेर नगरी चौपट राजा से क्या हम आशा रखें? जब देश में इतनी वैकेंसी निकलवा करके शिक्षा मंत्रालय तो उनके अंतर्गत ही आता है ना, कि इतना अगर निकलवाते हैं तो उनको एग्जाम दिलवाने का भी तो चाहिए, उत्तरदायित्व तो चाहिए होता है। लेकिन नहीं, जब रोजगार अगर मांगेंगे तो आप पकौड़ी बेचिए। पकौड़ी बेचो, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात बोली थी। अब आप बताइए, देश का युवा जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो पकौड़ी बेचेगा? तो साले तुम किस लिए बैठे हो एग्जाम दिलवाने के लिए? बंद कर दो ये सब सारी सरकारी नौकरियां। जब एग्जाम दिलवाने की औकात नहीं तो पैसे भी लौटा दो।
मैं आपको बताता हूं जो फॉर्म मैंने भरा हुआ था एनटीपीसी का मुंबई में, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये जो आप देख रहे हैं 2410038170, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। मुंबई में मैंने इसका दिया हुआ था। मुंबई में ये जो है इसको आप ध्यान से देखिए, मुंबई में मैंने अपना आरआरबी सेंटर दिया हुआ था। साला अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, और ये दिया कब था मैंने 3/23 को ये मैंने निकाला हुआ। 1-1.5 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, 1-1.5 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। बताइए ऐसे कोई एग्जाम होता है क्या? ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है। और ये मैं रजिस्ट्रेशन का मैं क्या करूं, इसका रजिस्ट्रेशन का मैं इसको क्या करूं, मैं इसको फाड़ दूंगा तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि एग्जाम तो होने वाला नहीं है। क्योंकि 1 साल 2 साल मैं बैठा रहूंगा, मेरी उम्र भी चली जाएगी। मेरी नहीं, देश में लगभग 3 करोड़ लोगों ने इसमें फॉर्म भरा हुआ है, एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर मिला करके। क्या बात करेंगे? और रोजगार के नाम पर क्या करेंगे? इसमें जो 400 रुपए उसमें लौटाने के लिए गया था, लेकिन अभी रेलवे वालों ने इसको लौटाया भी नहीं है। जो पहला वाला एग्जाम ग्रुप डी का दिया था मैंने, उसमें 400 रुपए वापस करने का था उसमें मुद्दा, लेकिन अभी तक मेरे तो पैसे नहीं लौटे। इतने कितने लोगों ने भरा हुआ, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा था, करोड़ों लोगों के पैसे सारे के सारे डूब गए, किसी के पैसे नहीं आए रेलवे में। लेकिन रेलवे रिवेन्यू जमा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोगों से फॉर्म भरवाओ, पैसे ले लो और पैसे वापस मत करो। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि लॉकडाउन में इनको देख रहे हैं कि वर्चुअल रैली होती है। लॉकडाउन में आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल के महीने में जो अमित शाह हैं वो बिहार में वर्चुअल रैली कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि हम वर्चुअल अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। बताइए वर्चुअल रैली होती किस लिए है? अपना बखान करने के लिए। 5 साल में जो उन्होंने किया उसका बखान निकल के बिहार में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसमें जो नितिन गडकरी थे और जो उनके चेले चपाटी वो सभी के सभी वर्चुअल रैली कर रहे हैं। बताइए लॉकडाउन में आप बताइए कि चुनाव हो सकता है वो 1 महीने के अंतर्गत, लेकिन हमारी एग्जाम नहीं हो सकती। हमारी एग्जाम भी तो 1 महीने के अंदर की पूरी खत्म होती है। चुनाव में भी आप देख लिए, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन था तब चुनाव हुए, इसमें सरकार बदल गई। राजस्थान में सचिन पायलट ले ली, अशोक गहलोत की सरकार लीजिए। अभी लॉकडाउन में ये सारा चल रहा है, लेकिन नीट वालों का एग्जाम हो रहा है, लेकिन हमारी एग्जाम नहीं हो रही है। एसएससी वालों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, जिनका एग्जाम है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका रिजल्ट आया उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। ये क्या मजाक चल रहा है? बात करते हैं मन की बात। अरे मन की बात नहीं सुननी है आपकी, हमारे एग्जाम दिलवाइए। हम अगर एग्जाम नहीं निकले तो हमको और कुछ करेंगे, बात साफ है। लेकिन आपको तो मन की बात करनी है। मन की बात में हम क्या करेंगे? देश की युवा, विदेश नीति, ये फलाना ठिकाना। आप ऊपर स्क्रीन पे देखिए, बता रहे हैं कि 2000 मोदी ने कितने 2014 से लेकर 2020 हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा, कितनी यात्राएं करते हैं विदेश नीति, लेकिन फिर भी तो फेल है। नेपाल का भी लिपुलुक दर्रा, वो उत्तराखंड में जो जगह है उसको अपना बताता है, चीन भी अपना इधर उधर बताता है। क्या विदेश नीति है? विदेश नीति तो पूरी फेल हो गई ना। 2014 से लेकर 2015 तक 13 यात्राएं की, जिसमें 317.19 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने खर्चे हुए। विदेश यात्राओं की बात कर रहा हूं मैं, खाने पीने की नहीं बात कर रहा हूं। 15 से 16 तक इन्होंने 24 यात्राएं की थी विदेश यात्राएं, जिसमें 342.32 करोड़ पूरे हुए थे। 2016 से 17 में लेकर के 18 यात्राएं की थी, जिसमें से 455.05 करोड़ हुए थे। आप स्क्रीन पर देखिए, 2017 से 18 तक 19 यात्राएं की थी, जिसमें 441.9 करोड़, और 2018 से 19 तक लेकर के 14 यात्राएं, जिसमें 475.37 करोड़, और 1920 में लेकर 13 यात्राएं, जिसमें से 81 करोड़। पूरे मिलाकर अब देखेंगे तो 2000 से करोड़ ज्यादा पर है। 2112.23 करोड़ सरकार मोदी ने इन 5 या 6 सालों में बर्बाद किए हैं। और ये बर्बादी केवल अगर रेलवे में पैसे देते, फैक्ट्रियां खुलती, तो आज हमारे देश का युवा है बेरोजगार नहीं होता, चाय बेचने को मजबूर नहीं होता, पकौड़ी बेचने को मजबूर नहीं होता। जब देश का युवा ये बोलता है कि आप मुझे रोजगार दीजिए, तो आप उसको बोलते हैं कि आप पकौड़ी बेचो, चाय खोलो। अरे तो उसने पढ़ाई लिखाई क्यों करा? 1 से लेकर 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उसने क्यों करा? अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाय बेचने भी उसको नहीं आता है। उसने पढ़ाई लिखाई की कि नौकरी और तैयारी की कि हम जॉब करेंगे, लेकिन अब जॉब तो लो, एग्जाम दिलवाओ। अगर तुम अपना चुनाव करवा सकते हो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में वर्चुअल रैली कर सकते हो, तो चुनाव भी करवाओ। चुनाव करवाने के साथ साथ अगर हो सकता है तो एग्जाम भी दिलवाओ। ये हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों ही बेकार है। सरकार केवल अपने लिए ही सोच रही है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, सरकार ने एक और सबसे बड़ा वो धोखा दिया है ये रोजगार को। लॉकडाउन में सारे के सारे तैयारी करने वाले बच्चे कहां थे? सभी शहरों में जाकर, गांव से लेकर के शहरों में पढ़ाई करते हैं। सबके रूम रेंट देने पड़ते हैं, और रूम रेंट वाला मालिक कोई भगवान नहीं है, उसके घर का परिवार नहीं है कि जो बोल देने पर वो छोड़ देगा। आप बताइए कि सभी के सभी रूम रेंट दे रहे हैं, सभी के सभी रूम रेंट दे रहे हैं लड़के वहां पे जहां रह रहे हैं। आप बताइए, और आपके जो सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं? सभी को सैलरी मिल रही है, सभी को सैलरी मिल रही है, लेकिन जो प्राइवेट आदमी जो प्राइवेट नौकरी में काम करता था उसको प्राइवेट वाले निकाल दिया है। अब वो बंदा रोड पर घूम रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, जैसे आपने किया था। लेकिन आपके सरकारी आदमी को सभी के सैलरी मिल रही है, लेकिन प्राइवेट वाले को भगा दिया गया। उनको ना नौकरी मिल रही है और ना पूरी सैलरी मिल रही है। उनके लिए कौन बोलेगा?
उनके लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया। जिसने नौकरी की सालों तक, उसको कुछ ही महीनों में लॉकडाउन में हटा दिया गया और वो बंदा घर में आकर बैठ रहा है। वो ना बोल सकता है अपने मालिक को, लेकिन सरकार भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाली है। केवल दाल चावल आटा 5 दिनों के लिए दे देने से हो जाता है क्या? नहीं हो जाता है। उसी घर में बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज देने से कुछ नहीं होता है। युवाओं को जो रोजगार कर रहा था उसको रोजगार चाहिए था। लेकिन आप बताइए कि आपकी सरकार में जितने भी सरकारी कर्मचारी निचले स्तर, मध्यम स्तर, उचले स्तर पर जितने भी नगर पंचायत या जिला लोकसभा में हैं, उनकी सैलरी 1 भी रुपए भी काटी गई? नहीं काटी गई। लेकिन हमारी प्राइवेट वालों के साथ ऐसा जिम्मेदारी क्यों हो रहा है? मनमानी क्यों हो रही है? ये भेदभाव क्यों हो रहा है कि जो सरकारी बैंक में अगर सरकारी आदमी लोग के साथ अगर ऐसा 1 रुपया नहीं कटना चाहिए, तो हमारे प्राइवेट वालों में भी सरकार को यह चाहिए कि किसी का भी 1 रुपया नहीं कटना चाहिए। अगर कट भी रहा है तो वो आकर दे। इसमें किसकी जिम्मेदारी है? इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, मोदी सरकार की। और एक प्रकार बात बता दूं कि हफ्ते में एक बार जो मन की बात करते हैं उसमें देश की युवाओं को बैठाना चाहिए, और तब पता चलेगा कि देश की युवा की सोच क्या है और वो आखिर चाहता क्या है। अगर आप बार बार आकर बोलेंगे, खिलौने फलाना ठिकाना पर बात करेंगे और विदेश नीति पर, सबको पता है युवाओं को कि आखिर क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। आपके आ जाने से और ये बोल देने से कि सभी कुछ ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश का युवा अब जा चुका है। आपको एग्जाम लेना चाहिए। अगर एग्जाम दे रहे नीट वगैरह का, ये लड़के विरोध कर रहे हैं तो आप इसको क्यों मना कर रहे हैं? इसको भी मना कर दीजिए। अगर लड़के बोल रहे हैं कि हमें एग्जाम नहीं देनी तो मत दीजिए। अगर दिलवाना है तो आप नीट वगैरह की तरह सबकी तरफ एग्जाम दिलवाइए, एसएससी का भी एग्जाम दिलवाइए, हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी एग्जाम दिलवाइए अगर एग्जाम लेना है तो। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, इस लॉकडाउन में पूरे आप एग्जाम देने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वो बंदा एक जगह से 1500 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा? वो बंदा कैसे जाएगा? ट्रेन एक तरफ से आप ऊपर चला नहीं रहे, स्पेशल ट्रेनें ओनली चल रही। स्पेशल ट्रेनों के लिए 2000-3000 रुपए हमारे पास तो नहीं है कि हम एग्जाम देने जाएंगे, हमारे पास इतने नहीं है। क्योंकि एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, जो बंदा खुद से कमा करके पढ़ाई करता है उसके पास नहीं है। वो घर वाले उसे कैसे दे? घर वाले भी तो कहां जा रहे हैं? नहीं है। वो आपके जो सरकारी आदमी होंगे उनके बच्चे कर सकते हैं, दूसरी जगह एग्जाम देने जा सकते हैं, लेकिन हमारे मध्यम वर्ग और निचले वर्ग का लड़का जो है गरीब तबके से आता है, वो बंदा नहीं जा सकता। तो आप ट्रेन चलवाइए, ऊपर से आप ट्रेन भी नहीं चलवाएंगे। आप ये बोल रहे हैं कि एग्जाम देने जाओ, और लड़के जब विरोध कर रहे हैं तो आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। आप एक तरीके से पूरा एग्जाम भी नहीं दिलवा सकते। अगर नेट का, जेईई का एग्जाम दिलवाना है तो एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी का एग्जाम दिलवाइए। और बात रही एसएससी की, एसएससी में 2017 में जो घोटाला हुआ था उसकी फिर से जांच करवाइए। उसकी अभी रिजल्ट नहीं आई। लड़के आज 4 या 5 साल होने को है, 4 साल होने को है, लेकिन अभी इंतजार कर रहे लड़के उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं। 2018 में जो एग्जाम हुआ उसका भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। 2019 में जो एडमिट कार्ड भरा गया उसके भी एग्जाम होनी बाकी है। तो इनके भी एग्जाम लीजिए, वरना बंद करिए ये सब। मन की बात करते हैं, अरे मन की बात करनी है तो उसमें एक युवा को बैठाइए। आप 2-3 ग्राम पंचायतों वाले को बुला करके क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है? महात्मा गांधी नहीं बोला था अगर देश की अगर स्थिति देखनी है तो ग्राम की स्थिति सबसे अच्छी होनी चाहिए। आप ग्राम के 1-2-3 लड़कों को बैठाइए और आदमी लोग को बैठाइए, फिर वो बताएंगे ग्राम में आखिर ग्राम पंचायत के जो आपके मुखिया है वो आखिर क्या करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आने वाली योजनाओं तक वो लड़के पहुंचते नहीं है और वो जान नहीं पाते हैं, और इसीलिए गांव की वृद्धि नहीं हो रही है। और आप ग्राम पंचायतों से मन की बात करते हैं? अरे एक युवा को बैठाइए, ग्रामीण को बैठाइए, फिर वो अपनी बात बताएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं। और अगर मैं बता दूं, मोदी सरकार अगर आप चुनाव करवा सकते हैं, अगर वर्चुअल रैली करवा सकते हैं, आपके राजस्थान में एक चुनाव हो सकता है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, और बिहार में वर्चुअल रैली हो सकती है। ओनली बिहार में नहीं, अगर बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 5-5 रैली अगर हो सकती हैं तो एग्जाम भी हो सकता है। अगर इस प्रकार के अगर नहीं हुआ तो देश का युवा सड़क पर उतरेगा और आपकी सरकार 2024 तक गिर के नीचे चली जाएगी। 2024 तक आपने यह भी बोला है 2022 तक के किसानों की आय दोगुनी हो, वो कैसी हो सकती है? वो बिल्कुल भी नहीं होगी। एक तरीके से लॉकडाउन में आपने सड़कों पे बेतहाशा बेसहारे लोगों को रोड पे उतारने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन में लॉकडाउन आपने किया और करोड़ों लोग उसमें फंस गए जाल में। कोई रोड पर मर रहा है तो कोई आते मर रहा है, कोई खाते पीते मर रहा है। एक दिन में आपने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और जो बंदा दूसरे राज्य में था वो अपने गृह राज्य को नहीं आ सकता है। ये आपकी मोदियों की नीति की नीयत नहीं, ये नीति भी नहीं है, ये खराब नीति है। इसको खराब नीति कहा जाएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह बोला जाएगा। आपने एक दिन में सब कुछ कर दिया। आप चुनाव भी करवाते लेकिन आप एग्जाम नहीं दिलवाते, क्यों? हमें मन की बात नहीं सुननी, हमें एग्जाम देना है, हमें रोजगार चाहिए, कंपनियां चाहिए, हमें मूर्ति भी नहीं चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो उस प्रकार की हर जगह हर स्टेट में बनवाइए अगर मूर्ति, अगर आपके में दम है तो। 3000 करोड़ में बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल सकती है और उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की स्थिति बिगड़ी। और जीडीपी जो आपने $5 ट्रिलियन का रखा हुआ 2024 और 25 में, वो कैसी पूरी होगी? उसके लिए 8% जीडीपी चाहिए प्रतिवार्षिक, 4% मुद्रास्फीति चाहिए, इसके बाद हो सकती है।
$5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य आपने 24-25 में रखा है तब जाकर पूरा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि 24-25 में हमारे भारत की $5 ट्रिलियन हो जाए और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवल गुजरात में करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पूरा रेवेन्यू के सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां के लोग और उनको रोजगार मिलता है, बाकी किसी को भी रोजगार नहीं मिलता। मूर्ति की मूर्ति खड़ी रहती है और वहां एक बड़ी सी कंपनी होती और कई जगह कंपनी होती, लोगों को रोजगार मिलता। आज देश के युवा सुधरते, कहीं आगे जाते। लेकिन आपको ये नहीं करनी, मन की बात करनी है, लेकिन मन की बात में भी देश की युवा के रोजगार के बारे में आपको नहीं सोचना है। यह है मोदी नीति। जवाब है आपके पास। आप युवाओं को रोजगार देने की बजाय पकौड़ी बेचने के लिए क्यों कहते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट लड़का है, 12वीं पास है, वो पकौड़ी बेचेगा तो फिर सारा साइंस और विज्ञान में कौन जाएगा? बताइए। और दूसरी बात, आप कहते हैं एग्जाम देने जाओ। अरे एग्जाम देने कैसे जाएगा बंदा? जब आपने रेलवे चलाया है नहीं तो बंदा कैसे जाएगा? लॉकडाउन में कैसे? एक प्राइवेट वाला 2000 रुपए मांगता है, 5000 रुपए मांगता है, 1000 रुपए मांगता है, तो 1000 रुपए देगा वो कि वो एग्जाम देने जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपको एग्जाम दिलवाना है तो सारे के सारे एग्जाम दिलवाइए, मतलब बंद करिए, सारे का सारा चीज बंद कर दिए। और मन की बात तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अब मन की बात आपको कोई भी पसंद नहीं करने वाला है। कल के डेट में पता चल गया कि आपकी मन की बात को कोई भी पसंद युवा नहीं करता है। डिसलाइक पे डिसलाइक और सड़क 2 का हाल हो जाएगा आपके। मन की बात में जो आप बोलते हैं, सड़क 2 जो पिक्चर आई थी, डिसलाइक आपको पता होगा ना कितना दिया गया। ठीक उसी तरह के देश की युवा आपको नीचे सड़क पर लेकर उतार देंगे। आपने जो फर्स्ट से अर्श तक का सफर किया है, वो अर्श से लेकर फर्स्ट तक का युवा आपको नीचे दिखा देगा। ये आने वाले समय में देख लीजिएगा।